नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज मेरे साथ हैं पंकज मटपाल जी, जो जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि मैंने मार्केट में कहा कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए बड़ा पैसा डालने के लिए लमसम में एक साथ, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो आप किसी स्टॉक में फंस सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम थोड़ा म्यूचुअल फंड की बात करें, क्योंकि हमारा हमेशा मानना था कि एसआईपी बंद ही करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो एसआईपी जारी रहे, और क्या नए ऑप्शंस हो सकते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया में, अगर किसी को लमसम डालना है या किसी को एसआईपी करना है या किसी को एसडब्ल्यूपी के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शायद इस तरीके का पैसा होगा जो उनको एक रेगुलर इनकम के तौर पे चाहिए। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ पंकज जी हैं। और पंकज जी को ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। पंकज जी इस देश के जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। पंकज जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। नीरज जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। आपने कुछ समय पहले अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया इतने लंबे मीडिया के एक्सपीरियंस के बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि इससे देश के लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, मदद मिलेगी निवेश को लेकर। और आपने मुझे बुलाया अपने शो पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हुए, आप मित्र हैं। और मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड में बात करनी है तो फिर पंकज जी से बेहतर कौन हो सकता है। धन्यवाद। तो आप तो देखिए ना सर, आजकल लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल, पिछले 6-8 महीने से बहुत लोगों को दिक्कतें हुई हैं। डायरेक्ट जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो उनको बहुत नुकसान भी हुआ होगा। अब हालांकि थोड़ी थोड़ी राहत की सांस मिल रही है। तो पहले तो एक बिग पिक्चर पे आपका नजरिया क्या है इस समय? देखिए नीरज जी, पहली बात तो यह है कि जो अभी आपने कहा कि मार्केट में उथल पुथल है और राहत मिल रही है, पर ऐसे में मैं ये कहूंगा कि सावधानी बरतने की जरूरत है अभी। क्योंकि जो स्थिति है, चाहे हम वैल्यूएशन की बात करें मार्केट की, तो वो भी अभी ऐसा नहीं कहेंगे सस्ती है, एक्सपेंसिव ही कहा जाए तो मेरे हिसाब से वो सही होगा। दूसरी बात, जो हम टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सब कुछ सेटल हो गया है। कुछ टाइम के लिए पॉज किया गया है, उसके बाद ट्रंप साहब क्या करेंगे और वो कब अपनी बात को बदल देंगे, उसका भी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर अभी इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन शुरू हुई है, ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो मेरे हिसाब से इन सब बातों को देखते हुए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है, सब कुछ बेचकर निकल जाना है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर मार्केट में थोड़ी तेजी आती है और आप फिर यह सोचकर कि सब कुछ अब ठीक हो गया है और पूरा पैसा निवेश कर डालें, और फिर वहां पर थोड़ा सा अगर करेक्शन आए, मार्केट में गिरावट आए और आपको नुकसान देखने को मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। चिंता नहीं करनी है, लेकिन सावधान रहना है। लेकिन अब चूंकि मन है, दिल है, घबराता है, तो आमतौर पर क्या होता है कि मान लीजिए थोड़ा सा करेक्शन आया, पैनिक हो गए लोग, जैसे हमने पिछले दिनों देखा, तो बहुत घबरा जाते हैं। और इक्विटी तो छोड़िए, एसआईपी में भी जाके बंद करने के बारे में सोचने लगते हैं, डर लगता है। तो मेरा तो मानना था कि एसआईपी नहीं बंद करनी चाहिए, लेकिन आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, आपके हिसाब से जब पैनिक आता है उस समय क्या बिहेवियर होना चाहिए, और क्या एसआईपी पे कोई बंद करने से विचार रखने चाहिए? देखिए नीरज जी, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि इक्विटी मार्केट में यदि आप डायरेक्ट स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो आपको जानकारी है स्टॉक्स की, तभी आप कीजिए, और या फिर प्रोफेशनल्स की मदद से कीजिए। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो यहां पर आपके फंड्स को कोई प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऐसे में दो चीजें हैं। एक तो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। यदि आप छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक स्कीम में भी कर रहे हैं, तो भी आपका पैसा कम से कम 25-30 स्टॉक्स में, और यदि डाइवर्सिफाइड स्कीम है तो हो सकता है कि उस स्कीम में 60-70 या उससे भी ज्यादा स्टॉक्स हो। तो इसका मतलब आपका छोटा पैसा भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनल्स उसे मैनेज कर रहे हैं। तो यदि मार्केट में मतलब गिरावट है या ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां बदलाव भी किया जा सकता है, जो टाइम टाइम पर फंड मैनेजर्स करते हैं। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में काफी अंतर है। मतलब पैसा आपका जा रहा है,
यदि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, पर क्योंकि वो मैनेज अलग तरीके से हो रहा है, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन है, इसके लिए आपको यहां पर निवेश करते समय कुछ और अलग तरह से सोचना चाहिए। यानी कि जैसे आपने बात की एसआईपी की, अब यदि आप लमसम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी मैं कह रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो आपको उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तब तो आपको चिंता और भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 5-10 साल की एसआईपी कर रहे हैं या उससे लंबे समय की एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बात तो तय है कि इतने लंबे समय में मार्केट ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, आपके फंड की एनएवी कम भी होगी, बढ़ेगी भी। तो अगर मान लीजिए मार्केट में गिरावट आती है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी, आपको डेफिनेटली रिटर्न कम मिलेंगे पर यूनिट ज्यादा मिल जाएंगी। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यूनिट्स कम मिलेंगी, पर जो आपने यूनिट्स इकट्ठा की हुई हैं उनका प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे आपको फायदा होगा। इसके लिए एसआईपी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं कि कब शुरू करना है, कब बंद करना है। और हाँ, जो आपने भी कहा कि जब मार्केट में पैनिक होता है तो कई बार कुछ इन्वेस्टर्स, सभी नहीं, लेकिन एसआईपी रोकने के बारे में सोचते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। जब मार्केट में गिरावट आ रही हो तो आपकी स्कीम अच्छी होनी चाहिए और आपको उल्टा ज्यादा पैसा डाल देना चाहिए ताकि ज्यादा यूनिट्स आपके पास इकट्ठी हो जाएं और जब मार्केट में तेजी आए तब उसका आपको ज्यादा फायदा मिले। तो ये जो इमोशंस की हम बात कर रहे हैं कि डर तो लगता है सबको, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। और मार्केट में हमेशा होता ये है पंकज जी, आप तो जानकारी है कि जब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध होने से मार्केट कमजोर हुआ, बहुत सारे स्टॉक आपको दिख रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदें क्या छोड़ें, उसी समय ये आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट है जहां पे एक एक्सपर्ट बैठा है और उसके साथ एक एडवाइजर भी है पंकज जी जैसा, जो आपको बता रहा है कि इस फंड में डालो। क्योंकि आप कितने स्टॉक खरीदेंगे, आप बहुत सारे नहीं खरीद सकते और चुनने में बड़ी दिक्कत होती है, सब सस्ते लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप म्यूचुअल फंड जाए। बहुत तेजी का जब बाजार होता है तब आप सिंगल आउट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप उसमें ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। लेकिन ऐसे बाजार में जो इस समय है, म्यूचुअल फंड बेहतर रास्ता होता है, क्योंकि वहां पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। और प्लस आप जिसके जानकार नहीं उसमें क्यों अपनी 1.5 अकड़ लगा रहे हैं, उसमें तो आपको एक्सपर्ट की ही मदद लेनी चाहिए। तो ये बात तो हो गई कि आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, जारी रखनी है और डाइवर्सिफाई करना है। तो अब अगर डाइवर्सिफाई करना है पंकज जी, तो इस तरह का जो माहौल है उसमें फिर क्या फोकस फंड में होना चाहिए, हाइब्रिड में होना चाहिए, या आजकल डेट फंड भी बहुत चर्चा में है, रेट कट हो रहा है तो फायदा हो सकता है। आपके हिसाब से इस वक्त का तस्वीर क्या है? बिल्कुल नीरज जी, सही कहा आपने। देखिए कई बार ना इन्वेस्टर समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब शेयर्स की बात करते हैं तो वहां पर एक तो आप 100% पैसा जो है अपना जो भी निवेश कर रहे हैं, आप शेयर ले रहे हैं तो इक्विटी में कर रहे हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप प्योर इक्विटी फंड्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा हाइब्रिड फंड, जहां पर इक्विटी के साथ साथ डेट हो सकता है, साथ में गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है, इस तरह के फंड्स भी हो सकते हैं, और प्योर डेट फंड्स भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए और रिसर्च के लिए टाइम भी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है भी, मान लीजिए आप समझते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, सीख लूंगा, पर अगर वो फुल टाइम आपका काम नहीं है और आप रिसर्च नहीं कर पाए तो शायद आपको वहां पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की वहां पर संभावना रहती है। एक बात और भी है कि क्या होता है कि जब डायरेक्ट शेयर्स बाय करते हैं तो सिर्फ फंडामेंटल्स ही नहीं, बहुत सारी और बातें भी, मतलब न्यूज बेस्ड जो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके शेयर के प्राइस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी कई कारण होते हैं। तो अब आप टाइम पर ध्यान नहीं दे पाए और आपने देखा कि वहां पर गिरावट हो गई, आप नहीं निकले, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इन्वेस्टर्स जिनको सच में अच्छी नॉलेज है वो करें शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड तो सबके लिए है मेरे हिसाब से। अब जब मैंने कहा कि सबके लिए है तो ऐसा नहीं कि सारे फंड सबके लिए हैं। तो क्या है, पहली बात आप देखें कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किस मकसद के लिए निवेश कर रहे हैं। क्योंकि मकसद से मेरा मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया कि भाई ये पैसा बढ़ जाएगा, मैं कहीं घूमने जाऊंगा बाहर, और पैसा थोड़ा रिस्क लिया और वो नहीं बढ़ा उस वक्त पर, तो आप नहीं जाएंगे उस साल में, थोड़े दिन बाद चले जाएंगे। या हो सकता है कि आपने सोचा था कि भाई पैसा बहुत बढ़ जाएगा तो मैं अमेरिका जाके घूमने जाऊंगा, कम बढ़ा तो सिंगापुर चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है।
बट जहां पर मकसद ये हो कि भाई मुझे तो बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, जो कि आज से 3 साल के बाद लगने ही वाला है, तो ना तो आप समय को बदल सकते हैं और ना वो जो फीस है उसे कम कर सकते हैं। तो ये मकसद अलग है। तो कहां पर रिस्क कम लिया जा सकता है, कहां पर ज्यादा लिया जा सकता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात होता है इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी कि निवेश की अवधि जो है ये भी डिसाइड करती है कि आपको किस तरह के फंड में रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, हमने बहुत बार गिरावट देखी है मार्केट में, ये तो गिरावट कुछ भी नहीं है जो इस वक्त पर है। हमने तो मतलब 2008 की जो गिरावट देखी या 2002 की देखी, तो हमने मतलब जो .com बबल क्राइसिस थे, या फिर 2004 में बल्कि जब यूपीए गवर्नमेंट पहली बार आई थी, तो तब तेज गिरावट देखी मार्केट में, हालांकि सुधार भी जल्दी आया, पर 2008 की गिरावट तो बहुत लंबा टाइम चली। तो इसके लिए क्या होता है कि ये वक्त पर अगर बीच में आपको जरूरत पड़ गई, जैसे मैंने कहा कि बच्चे की एजुकेशन है और निकालना ही है पैसा आपको, तो नुकसान हो सकता है। बट अगर टाइम है आपके पास, टिके रहेंगे, तो कोई भी गिरावट हो, एक बात तो तय है, मार्केट ऊपर जाएगा और आपका लॉस भी रिकवर होगा, आपको फायदा भी होगा। तो समय बहुत जरूरी है। तीसरी बात है आपका रिस्क एपेटाइट। अब मैंने कहा कि भाई मार्केट नीचे आया तो ऊपर जाएगा, बट अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको चिंता बहुत हो जाती है, मार्केट में गिरावट आती है तो नींद नहीं आती, तो फिर आपको रिस्क कम लेना चाहिए। भले वो चीज बहुत अच्छी है, बट अगर आपको नींद नहीं आ रही है वहां पर इन्वेस्ट करने से, तो मेरे हिसाब से ऐसा फिर आपको कम जोखिम लेना चाहिए। तो ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, क्योंकि बहुत साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, मार्केट में गिरावट आती है तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। मैं करता ही उतना पैसा निवेश हूं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। जो अगर मुझे 1 साल में लगने वाला है पैसा, तो मैं उसको इक्विटी में करूंगा ही नहीं। जो इक्विटी में कर रहा हूं तो मुझे पता है लॉन्ग टर्म का है, तो वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो और इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, पर हर एक के लिए शायद वो संभव नहीं हो। तो ऐसे में आपको 3 बातों का तो ख्याल रखना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये सब तय कर दिया, तो आपके पास हर तरह की चॉइस है। आपने कही डेट की बात, डेट में क्योंकि रेट कट हुए हैं, हमने देखा कि कंटिन्यूसली 2 मॉनेटरी पॉलिसी में कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिला। आगे भी संभावना दिखाई दे रही है, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लिक्विडिटी भी ठीक है, तो ऐसे में रेट कट होने की संभावना है। और जो डेट फंड्स होते हैं, यहां पर जब रेट कट होता है तो क्योंकि बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे में आपको यहां पर भी रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। तो आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका नजरिया 1 साल 2 साल का है। 3 साल 4 साल 5 साल का निवेश करना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड, यानी कि जहां पर इक्विटी भी हो डेट भी हो, और ऐसे फंड्स भी हैं जहां इक्विटी डेट के साथ गोल्ड और सिल्वर भी है, उसकी तरफ रुख किया जा सकता है। और यदि आपका लक्ष्य ये है भाई रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, बहुत समय है, बच्चों की एजुकेशन आज से 10-15 साल के बाद है, तो मैं कहता हूं आंख बंद करके आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड्स में निवेश कर लीजिए। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, पैसा आपका वहीं बनेगा। जो ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी वो वहीं होगी, पर शॉर्ट टर्म में जहां पर आपको थोड़ा सुरक्षा और ग्रोथ दोनों देखनी है, वहां पर मैंने कहा कि डेट फंड, हाइब्रिड फंड आपका साथ दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, और इसका निचोड़ ये है कि अपनी जरूरत पहले तय करिए कि आपको पैसे की या किस समय फंड की जरूरत पड़ेगी, और अपना रिस्क प्रोफाइल आप एनालाइज खुद करें कि आप कितना रिस्क की लगा सकते हैं और कब आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से करें। अच्छा पंकज जी, एक और आजकल सेक्टोरल फंड बहुत चलते हैं, क्या उसमें डालना चाहिए पैसा? ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या होता है ना नीरज जी, हमेशा हम अक्सर या अधिकतर जो लोग होते हैं, मैं निवेशकों की बात नहीं करूं, जनरली बात करूं, लोग लोगों को वो दिखाई देता है जो दिखना चाहते हैं, बल्कि वो नहीं जो मतलब एक्चुअल में दिखाई देना चाहिए। तो मतलब पीपल, या हम कहते हैं ना पीपल लिसन व्हाट दे लाइक। तो होता ये जो आपने कहा सेक्टरल फंड की बात, मैं इस बात पे क्यों आया इसका वजह बताता हूं आपको, उससे पहले कि मैं सेक्टरल फंड क्या होते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमने देखा 2023-24 में, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और उसमें कुछ सेक्टर्स जैसे पीएसयू थीम की बात करें, डिफेंस थीम की बात करें, तो वहां पर हमने देखा कि बहुत अच्छी तेजी दिखाई दी। और इन्वेस्टर्स ने क्या किया, सब भूल गए कि डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है, रिस्क के साथ साथ रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी समझना चाहिए। नहीं, जहां पर पैसा ज्यादा बन रहा है मैक्सिमम पैसा वहां पर लगा दिया। अब जब हमने देखा कि चाहे हम पीएसयू थीम की बात करें, हम डिफेंस थीम की बात करें, जहां पर तेजी बहुत ज्यादा हुई थी, रेलवे की बात करें, हालांकि रेलवे स्पेसिफिक फंड नहीं है,
लेकिन हमने देखा कि इस तरह के स्टॉक्स में, इस तरह के फंड्स में काफी नुकसान भी हुआ। तो होता क्यों है ये नुकसान? जब आप डाइवर्सिफाइड फंड में करते हैं, पहले बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। अगर आप किसी हाइब्रिड फंड में करते हैं, या मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में सोना भी था, उस स्कीम में आपके उसमें डेट भी था और उसमें इक्विटी भी थी, और इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन गोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। हमने देखा एक साल में करीब 31% का रिटर्न आया गोल्ड में। उसके बाद डेट ने भी, हम देखें अगर डेट में अच्छे फंड्स जो भी हैं, अगर आप लिक्विड फंड की भी बात करें, बहुत सारे लिक्विड फंड ने करीब 7.5% के आसपास का रिटर्न दिया एक साल में। अगर हम बात करें दूसरे डेट फंड्स की, तो 12% तक का भी रिटर्न दिया। हालांकि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, और पास्ट परफॉर्मेंस दोबारा से दोहराई जाए इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। पर जो हुआ है पास्ट में, मैं वो बता रहा हूं कि कैसे मार्केट बिहेव करते हैं। तो डेट से हम उम्मीद करते हैं कि रिटर्न्स कम मिलेंगे, पर पिछले एक साल में डेट ने अच्छा रिटर्न दिया, गोल्ड ने बहुत अच्छा दिया, और इक्विटी में बहुत सारी जगह पर देखा गया कि इक्विटी रिटर्न अच्छे नहीं थे। पर आपके एक ही स्कीम थी जहां पर तीनों चीजें थी, और उसका सिल्वर भी था, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहां पर मिल गए। अब ये तो होता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस हों। चलिए बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी फंड लिया, पर आपके स्कीम में वहां पर लार्ज कैप भी था, मिड कैप भी था, स्मॉल कैप भी था, और सभी तरह के सेक्टर्स थे। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया, आपका रिस्क कम हो गया, आपको एवरेज रिटर्न मिल गए। लेकिन अगर आपने किसी सेक्टरल फंड में किया, मान लीजिए कि आपने आईटी सेक्टर में किया या आपने फार्मा सेक्टर में किया, तो एक फंड लिया। अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि जिस सेक्टर से संबंधित वो फंड है, उसमें अधिकतर स्टॉक्स, क्योंकि 80% जो एलोकेशन है उस सेक्टर से रिलेटेड होगा। अब ऐसे में होता क्या है, मान लीजिए फंड मैनेजर को पता चला कि भाई ये सेक्टर में रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन है, कुछ भी वजह है, मैक्रोज हैं, जिनकी वजह से रिटर्न नहीं बनेगा। बट फंड मैनेजर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही है कि 80% पैसा जो लगना है उसी सेक्टर से संबंधित स्टॉक्स में लगाया जाना है। तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन है। अगर वो सेक्टर चला तो आपको ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले रिटर्न बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो सेक्टर नहीं चला या वहां पर गिरावट आई तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए मैं तो ये बोलता हूं कि आम निवेशक को सेक्टरल थीमेटिक के बारे में कम सोचना चाहिए, जब तक कि कोई प्रोफेशनल आपकी मदद ना कर रहा हो। आप डाइवर्सिफाइड फंड, उसमें भी लार्ज कैप में रहें, लार्ज एंड मिड कैप में रहें, मल्टी कैप में रहें, फ्लेक्सी कैप में रहें, ताकि सभी तरह के सेक्टर्स आपको मिल पाए, वो बेहतर होता है। बट जो आपने सवाल पूछा स्पेसिफिक, तो सेक्टरल फंड में निवेश किसको करना चाहिए? जिसको सच में समझ है कि किस टाइम पर सेक्टर में एंट्री करनी है और कब वहां से निकल जाना है, तब तो सही है। अगर आप रुके रहे, पैसा बढ़ा और फिर वो शायद नीचे आ जाए और आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक निवेशक के लिए सेक्टरल फंड नहीं बने हैं। यानी आम निवेशक के लिए, जिनको मार्केट बहुत अच्छे से समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए सेक्टोरल फंड नहीं है। क्योंकि आपने सही कहा कि फंड मैनेजर ही मजबूर है, करे क्या, उसको तो पैसा वहीं लगाना है, मैंडेट है उसका। तो क्या इस समय आपको लगता है कि जो लोग डिफेंस की थीम में, पीएसयू की थीम में, ईवी पावर की थीम, मतलब तरह तरह की, आपको याद होगा 2024 की शुरुआत से ही ये दनादन खूब सारे फंड आए थे सेक्टोरल। तो किसी एक जानकार से मैं बात करा तो उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे सेक्टोरल फंड आने लगे ना, समझ लो मार्केट पीक की तरफ पहुंच रहा है। तो क्या इस समय जो लोग फंस गए हैं उनको निकल जाना चाहिए सेक्टोरल फंड से? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए नीरज जी, अगेन जो मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पर क्या होता है, इमोशनल बायसेस। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो सबको लगता है कि अब तो यहाँ पर मतलब तेजी ही रहेगी। आप उस वक्त ना बहुत कारण ढूंढ लेते हो हर चीज का। जब नीचे आता है तब आपको फिर कारण दिखाई देते हैं कि नहीं, बढ़ने के कारण ही नहीं है। तो ये इमोशनल बायसेस जो होते हैं ना, इसी की वजह से नुकसान ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि सेक्टरल फंड में अक्सर देखा जाता है कि निवेश उस वक्त नहीं होता जब वो बढ़ना स्टार्ट होता है, ऑलरेडी बढ़ चुका होता है ना, तब वहां जाकर एंट्री होती है। तो फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे, आप बोलेंगे इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बट पैसा कितने लोगों का बना? क्योंकि अगर वो 10 रुपए में एनईवी पर लॉन्च हुआ, मान लीजिए 10 में एंट्री करने वाले कम थे, जब वो 10 का पहले ही 15 हो गया तब लोगों ने एंट्री की, फिर वो 18 गया, तो आपने बोला यार मेरा फायदा तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया। स्कीम का परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इन्वेस्टर का नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, अब निकलना चाहिए कि रहना चाहिए, उसके बारे में मेरा सजेशन ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टरल फंड है, कौन से थीमेटिक फंड है और कितना एलोकेशन है। जैसे आपने एग्जांपल दिया डिफेंस का। अब डिफेंस में जो भी स्टॉक्स हैं वो ज्यादा करके पीएसयूज हैं,
और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में रिकवरी आएगी, कुछ आई भी काफी हद तक है जो हम देख रहे हैं। आप ज्यादा जानते हैं, बल्कि अगर मैं सेक्टर्स और मार्केट की बात करूं तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे मार्केट में थोड़ा सा सुधार आया तो इन डिफेंस या पीएसयूज की बात करें तो वहां पे सुधार देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ सिलेक्टेड थीम्स हैं और उसका जो एलोकेशन है वो 10% 15% के आसपास है पूरे पोर्टफोलियो का, तो अगर आपने मतलब 10 लाख रुपए हैं और उसमें से आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपया जो है वो इन थीम्स में है, तो मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट उसमें भी ऐसा नहीं कि सारी थीम ले लिया आपने, क्योंकि उस टाइम क्या एनएफओ बहुत सारे आए थे, तो पीएसयू भी है, डिफेंस भी है, आपके पास में वो इनोवेशन भी है, एनर्जी भी है, तो ये साथ में डिजिटल इंडिया भी है, तो बहुत सारी थीम भी हो गई होंगी। तो आपको देखना है कि इसमें से एक दो थीम जहां आपको सही लग रही है, अपने किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से मदद से आप देख सकते हैं क्या क्या है आपके पोर्टफोलियो में, उसमें से एक दो थीम कौन सी रह सकती हैं, बहुत सारी थीम नहीं, और सब मिलाकर उसका जो वेटेज है वो आपके पोर्टफोलियो के 10% से अधिक नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं। और ज्यादा हो गया है तो बिल्कुल आपको ट्रिम करना चाहिए उस पैसे को, आपको वहां से निकलकर, अगर नुकसान भी हो रहा है मान लीजिए, पर वहां से निकल जाएंगे और आप डाइवर्सिफाइड फंड में आ जाएंगे तो नुकसान कम होने की फिर गुंजाइश रहेगी, और जब मार्केट में सुधार आएगा तो आपको वहां पर ज्यादा जल्दी फायदा हो सकता है। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा है तो ट्रिम करें, अगर थोड़ा बहुत एलोकेशन है तो आप बने रह सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में समझ। अब थोड़ा और इसको डीप और स्पेसिफिक में चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नजरिया 3-5 साल का होगा। आमतौर हमने देखा है कि लोगों को अगर 10-20 साल के बाद बताओ ना तो लोगों को मजा नहीं आता, उनको थोड़ा थ्रिलिंग चाहिए ना, 3-5 साल बहुत है। जबकि रियल में फायदा तो 5 साल के बाद ही शुरू होता है, कंपाउंडिंग का असली मजा 5 साल के बाद होता है। लेकिन जमाना ऐसा है सर इंस्टेंट कॉफी का, तो किसी को बहुत समय है नहीं। 3 से 5 साल का किसी का मान लीजिए नजरिया है, तो क्या उसके लिए इक्विटी फंड ज्यादा अच्छे होते हैं या कोई और ऑप्शंस भी आप सजेस्ट करें? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि निवेशकों को मतलब एक्साइटमेंट चाहिए होता है, थ्रिलिंग जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है नीरज जी, आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अधिकतर, मतलब जो एक्सपर्ट उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर निवेशक जो करते हैं वो अगर देखेंगे ना, उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से ज्यादा शायद नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, पर फिर भी करते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट होता है। तो म्यूचुअल फंड में एक्साइटमेंट नहीं होता, तो 3 से 5 साल अगर निवेश करना है तो मैं कहूंगा कि यहां पर ज्यादा एक्साइटमेंट की जगह आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है। और ऐसे में इस वक्त पर, क्योंकि डेट में भी मुझे अच्छी संभावना दिखाई दे रही है, इक्विटी में थोड़ा सा मतलब उतार चढ़ाव का माहौल दिखाई दे रहा है, गोल्ड हालांकि बहुत चल चुका है, लेकिन जब भी बाजार में स्थिरता कम होती है, असमंजस का माहौल होता है, तो हम देखते हैं कि कमोडिटी में थोड़ा आपको स्पेशली गोल्ड सिल्वर में रिटर्न दिखाई दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपके पास एक ऐसा फंड हो जहां पर सब कुछ हो तो बेटर रहेगा। तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक कैटेगरी है जहां पर आपको तीनों एसेट क्लास, या कभी कभी सिल्वर भी मिल जाता है या रीट्स भी मिल जाता है उसके अंदर, तो मल्टीपल एसेट क्लासेस मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये कैटेगरी 3 से 5 साल के लिए बेहतर रहेगी। दूसरी बात, यदि आपने ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं भाई गोल्ड तो पहले से है तो मुझे और एलोकेशन नहीं करना है, तो एक दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी है। मतलब हाइब्रिड में देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं हाइब्रिड में, पर हाइब्रिड के अंदर एक मल्टी एसेट एलोकेशन और दूसरी कैटेगरी जो मैंने बोला डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये दोनों कैटेगरी मुझे अच्छी लगती है। तो 3 से 5 साल का नजरिया हो तो इन दोनों में डिवाइड करके भी रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा सोने में ऑलरेडी आपका निवेश है, तो सिर्फ डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, यानी कि इसमें आप निवेश कर सकते हैं, ये सही रहेगा। ओके, मल्टी एसेट और बीएफ बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते। अच्छा पंकज जी, आपको दो मजेदार बातें बताना हूँ। एक, अभी हमने कनाडा में मेरे दोस्त है, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, गोल्ड पे वो सुपर अल्ट्रा बुलिश है और उनका कहना है कि गोल्ड डॉलर टर्म्स में भले ही अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, हो सकता है कि नहीं बहुत वर्स्ट केस आएगा तो $3,000 के नीचे भी आ सकता है।
लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया ना, आप सुन के दंग रह जाओ। उनका कहना है कि उनको लगता है कि 2030 तक, मतलब यहाँ से अगले 5 साल में गोल्ड 7,000 या $10,000 भी जा सकता है। इतना बुलिशनेस है उनके अंदर गोल्ड पे। उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए, मैंने वो शो पढ़ा मेरे चैनल पे। तो गोल्ड को लेकर के आप लोगों के पास आते हैं क्वेरी लेकर के, भैया गोल्ड में क्या करें पंकज जी, कुछ राय बताइए। अच्छा, उसका सवाल मेरा ये है कि जो आपके क्लाइंट तो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, कुछ दो चार मजेदार सवाल बताइए। नीरज जी देखिए, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप अपने आप में काफी एक्सपर्ट हो मार्केट के, तो आप जानते हैं हर चीज को, मतलब मार्केट को भी समझते हैं, इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझते हैं। आपने पूरा इतने साल दिए हैं फाइनेंशियल जर्नलिज्म को, तो आप बिल्कुल जानते हैं कि मार्केट में किस तरह का बिहेवियर होता है। जो आपने कहा ना कि अभी कारण बताया आपके दोस्त ने कि यहाँ से बहुत तेजी होगी, हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपके दोस्त जो है बिल्कुल एक्सपर्ट है। बट जब भी मार्केट में तेजी होती है तो कारण दिखाई देते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है तब भी उसके कारण दिखाई देते हैं, और कई बार वो कारण काम भी नहीं करते। ये भी ध्यान रखिए, हमने देखा कि अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन के, मार्केट नहीं गिरा तो सबने बोला कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, गिर जाता तो हम कहते हैं कारण था उसका क्योंकि वॉर चल रहा था इसलिए गिर गया। वो चाहे हम हमास और इसराइल की बात करें तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दिखाई नहीं दिया, तो हमने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, कारण बाद में निकल कर आते हैं, जब वो मार्केट गिर जाता है पता ही तो होना ही था, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी तो होना ही था। तो खैर, मैं सोने की बात को लेकर एक बात कहूंगा आपसे नीरज जी, कि हम ना सोने में हम देखें तो अगर हम 2005 से लेकर 25 तक की बात करें, पिछले 20 साल की, तो करीब 14% के आसपास का CAGR निकल कर आया सोने का, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो वहां से भी हम 15 से 25 की, तो वहां भी करीब 13-14% का CAGR हमें मिला है। और हम अगर एक साल की बात करें पिछली अक्षय तृतीया से इस अक्षय तृतीया तक, तो यहां पर करीब 31% का रिटर्न आया है, जबकि लास्ट ईयर मई में अक्षय तृतीया थी और इस साल अप्रैल में के एंड में, तो एक साल ही हुआ करीब, मतलब एक साल में आपको यहां पर 31% का रिटर्न मिला। तो निवेशक क्या बोलते हैं कि हमेशा गोल्ड ने रिटर्न्स पॉजिटिव भी दिए हैं, गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही है। बट अगर आपको याद हो 2013 में 31,000 रुपए के आसपास पर 10 ग्राम सोने की कीमत थी, और 2018 में भी सोने की कीमत हम देखेंगे तो 12 से लेकर 18 तक, मतलब 31,000 की कीमत थी 2018 में। बीच में सोना थोड़ा नीचे आया, 26,000 27,000 चलता रहा। लेकिन अगर 12 से लेकर 18 की हम बात करें, 6 साल सोने के कोई भी रिटर्न नहीं मिले। जिन्होंने उसमें SIP की होगी तो उनको फायदा मिला होगा, लमसम में किसी ने 2012 में किया और 2018 में अगर भाव देखा तो उसको कोई रिटर्न नहीं दिखाई दिए, 6 साल निकल गए। तो इसके लिए ऐसा नहीं है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो, डेट हो, ये हमेशा साइकिल होती है, कभी अच्छा होता है कभी कम होता है। तो इसके लिए अब यहां से, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो चुका है ये हम जानते हैं, यहां से बहुत ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल हो सकता है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। पर अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि क्या इस वक्त पर आपको सोने में निवेश करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको कम करना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो। अगर आपने लास्ट एक साल पहले जब 71,000 का भाव था, लास्ट ईयर मई के आसपास, या उससे पहले 60-65,000 के आसपास था, उस वक्त आपने इन्वेस्ट किया हो एक सवा साल पहले, तो प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है। बट ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको फिर टुकड़ों में करना चाहिए, स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए। इस वक्त पर जब भाव बढ़ गए हो तो एक साथ करना तो मेरे हिसाब से नहीं बनता। भले ही आप ये कह रहे हो कि सोने का भाव बढ़ेगा, मैं एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है, हमने देखा सोने का भाव 1 लाख में तोला गया और थोड़ा गिरकर वो 95-96 पे आ गया, तो इसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट में करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इस बात से सहमत होंगे कि ये जो हमेशा ग्रीड एंड फियर होता है ना, हमेशा बना रहता है, और यहाँ पर सस्ते में लेंगे महंगा बेचेंगे तो ही आपको फायदा होगा, जो अक्सर हो नहीं पाता है, पर करने की कोशिश करनी चाहिए। अरे ये बताइए, आपके घर से दबाव पड़ा था सोना खरीदने का जब सोना इतना बढ़ रहा था? तो घर की तरफ सॉरी, से प्रेशर आया था कि क्या करना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, पूछ रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी घर की तरफ से, भाभी जी की तरफ से दबाव था कि सोना खरीदो, बढ़ रहा है बहुत? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट को समझती हैं और बिजनेस में साथ में है, तो उनके अंदर ये बायसेस नहीं है। ट्रूली स्पीकिंग, जो अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ इस चीज का,
तो मैं उस मामले में काफी लकी हूं कि यहाँ पर ना तो ज्वेलरी को लेकर ज्यादा कभी डिमांड होती है, और ना ही हम सोने में जो बात बोलते हैं ना कि इंडियन हाउस होल्ड्स ज्यादा करके गोल्ड में निवेश करने पर ध्यान देते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है और इमोशनल बायसेस नहीं होते हैं, तो मैं इस बारे में काफी लकी हूं। बट अगर हम इस बात को लेकर चलें कि चलिए, क्योंकि अगर मैं आपकी और मेरी बात करूं तो हम लोग मार्केट को समझते हैं, तो जहां पर निवेश करने की वजह जानी समझी जाती है तो हम करने की कोशिश करते हैं। बट इन जनरल हम बात करें तो डेफिनेटली यहां पर ज्यादातर मेरे हिसाब से हाउस वाइफ स्पेशली, या जिनको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो आज अपने पति को बोल रही होंगी कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो गलत किया, और मानी है तो आपने देखिए मेरा डिसीजन मेरा सही होता है। कि हुआ ये कि जब मैं खुद भी मेरी बात कह सकता हूं कि जब सोना 70,000 के आसपास था, लग रहा था बहुत महंगा हो गया है, अब निवेश नहीं करना चाहिए, पर वो 70 से 1 लाख पहुंच गया है ना एक साल में। तो होता ये कई बार है कि आपके जो लॉजिक्स हैं या आपके नहीं चल पाते हैं, और इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पोर्टफोलियो में यदि थोड़ा सोना भी होगा, थोड़ा डेट भी होगा, थोड़ा गोल्ड भी होगा, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। बाकी टाइमिंग कोई नहीं कर सकता। किसी को ये बात पता हो कि इस टाइम पर यही एसेट क्लास चलने वाला है, तो वो फिर सारा पैसा एक से निकाल कर दूसरे में डाल दे, तो ऐसा नहीं होता, और होगा तो शायद उसका फायदा शायद नहीं हो और वो उल्टा भी पड़ सकता है। तो हमेशा एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा था नीरज जी कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं आपके यहाँ पर और क्वेश्चंस क्या आते हैं, राइट? देखिए, निवेश में ना मैथमेटिक्स कम चलता है और बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर निवेश में गलतियां बहुत होती हैं। तो अक्सर निवेशक मतलब जब भी मार्केट नीचे आता है तो एक सवाल आता है, एसआईपी रोक दूं क्या कुछ समय के लिए? पता नहीं इतने साल हो गए हैं, पर अभी भी चाहे थोड़े कम निवेशक ये सवाल पूछते हो, पर पूछते तो हैं कि भाई क्या आप रोक दो एसआईपी? अब आप सीधा सोचिए कि हम जब बात करें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की, कि अगर प्राइस नीचे आएगा तो यूनिट ज्यादा मिलेंगी, ऊपर आएगा तो कम मिलेंगी, तो लॉन्ग टर्म में इसी का आपको फायदा मिलता है। पर फिर भी ये सवाल आता है, और आंसर सिंपल मेरा तो ये है कि नहीं, आपकी स्कीम सही होनी चाहिए, आपको एसआईपी बिल्कुल भी रोकनी नहीं है। मार्केट नीचे आए तो मैं तो बोलता हूँ थोड़ा और बढ़ा दीजिए। दूसरा सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने सवाल पूछा तो मुझे याद आया, एक बार क्या हुआ, किसी ने, जब हम बात करते हैं ना कि आप निवेश करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या फिर गोल के हिसाब से करना चाहिए, तो किसी ने मुझे कहा कि मुझे एसआईपी करनी है और मेरा गोल जो है वो करीब 10-12 साल का है, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मुझे निवेश करना है, स्पेशली बच्चे के लिए करना है, मुझे बच्चे के लिए निवेश करना है, 10-12 साल का मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 1.5 साल के बाद में वो कपल आया और बोला कि नहीं, हमें पैसा निकालना है। करीब अकाउंट में कुछ ज्यादा नहीं है, छोटी एसआईपी स्टार्ट की थी और कुछ 1.5-2 लाख के आसपास पैसा था, तो बोले कि मुझे अभी पैसा निकालना है। तो मैंने बोला भाई तो बच्चे के लिए आपने किया था, इसमें क्यों निकाल रहे हो? फिर कार खरीदनी है। तो बोला तो अलग ही बात होगी, कार खरीदना और सर कार खरीदेंगे तो बच्चे के लिए खरीदेंगे ना, बच्चा ही तो कम से कम, बच्चा भी तो घूमेगा ना उस कार में, और रिस्क कम होगा, हम बाइक पे जाते हैं, तो हम इसलिए बच्चे के लिए ही कार ले रहे हैं, अभी समझ के कीजिए, पर पैसा हमें निकालना है। तो लोग ये समय के अनुसार उनकी सोच बदल जाती है और इस तरह से जो वेल्थ क्रिएशन होती है उसमें बाधा आती है। तीसरी बात में एक और बात कहूंगा, हालांकि डायरेक्टली इन्वेस्टर के क्वेश्चन से पता नहीं संबंधित है या नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम देखते हैं कि पैसा बनता है म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी शेयर्स में भी, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, पर जो इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है, क्योंकि बायसेस होते हैं यहाँ पर, एक तो जैसे रिसेंसी बायस है, आपने अभी रिसेंट में जो देखा आपको लगता है वही होने वाला है ना? तो जैसे हम बात कर रहे थे सेक्टर की या थीम की, जहां देखा इस सेक्टर में अच्छा रिटर्न आया है तो सारा पैसा यहीं डाल दो, रिसेंसी बायस हो गया। दूसरी बात क्या होती है, एंडोमेंट बायस, यानी कि जो चीज मेरी है वो मुझे लगता है किसी वैल्यू ज्यादा है, इमोशनल बायसेस होते हैं। तो मेरी जहां पर मेरे पास में जो चीज है वो बेहतर है, जिसमें मैंने नहीं किया तो वो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से मैं, मतलब आप तो ज्यादा मतलब स्टॉक रिलेटेड सवाल करते हैं, उत्तर देते हैं, दोनों चीजें करते हैं। आप देखिए, अगर मैं पूछूं ये स्टॉक मेरे पास में है, ये मुझे बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, तो फिर उसमें आंसर हो जाता है कि नहीं, ले लिया तो रख लेते हैं, आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा। पर उसी स्टॉक को अगर बाय करना हो, मैं पूछूं ये बाय करूं कि नहीं करूं, नहीं अभी सही नहीं लग रहा है, अगर वो सही नहीं है तो नया बाय करने के लिए भी सही नहीं होगा, और होल्ड किया हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है तो भी सही नहीं होगा। बट क्योंकि वो है, ले लिया तो कोई बात नहीं, रखे रहते हैं, बढ़ेगा ये, तो हमारी बातें उसके आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से कई बायसेस होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं।
तो इसी को लेके बताता हूं, मैंने एक फंड का एनालिसिस किया, मैं फंड का चलो यहाँ पे जिक्र अभी नहीं भी करूं, तो क्या हुआ, मैंने देखा उस फंड ने फंड लॉन्च हुआ 2004 में और उसे 20 साल हो गए। तो मैंने एनालिसिस किया कि 20 साल में उस डाइवर्सिफाइड फंड ने 22% का CAGR डिलीवर किया है। अगेन मैं कह रहा हूं कि गारंटेड नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस है तो फ्यूचर में भी ऐसी आएगी, लेकिन जो फंड का फैक्ट है कि उसने 22% का CAGR डिलीवर किया। आज मैं किसी को बोल दिए फंड बहुत अच्छा है, देखो 22% का यहाँ पे रिटर्न आया है, तो उसे इन्वेस्टर को कन्विंस करना बहुत ही आसान है। बट मैंने देखा कि 2008 में जब मार्केट में गिरावट आई तो उस फंड ने 60% का नेगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2008 में जब गिरावट आई थी, जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,200 के आसपास था, जो गिरकर अक्टूबर 2008 में वो सीधा 7,600 के आसपास आ गया। तो हमने देखा कि 1/3 जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक इतना गिरावट हमने देखी। तो ऑब्वियसली ये फंड जो था, इस फंड में भी गिरावट देखी गई, 60% डाउन। अब देखिए ऐसे में कितने निवेशक वहां टिके होंगे, कितने लोग मतलब नया निवेश किया होगा, बट उस फंड का आज रिटर्न जो है वो 22% का CAGR है। तो अक्सर होता यह है कि निवेशक जब मार्केट में गिरावट आती है तो अच्छे अच्छे लोग भी मतलब घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं। तो इसके लिए जो हम बात कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि अब तो भाई मुझे बता देना, मेरे NAV जब 10 रुपए की हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा, अपने को नहीं रहना यहाँ पर। तो इन्वेस्टर से वेट कर रहे होते हैं कि 10 की NAV 7 पे आ गई है, बस वो 10 पे आ जाए, मुझे फिर वहां से निकलना है। या फिर जो गोल हैं वो भी चेंज हो जाते हैं समय के अनुसार, कई बार घबराहट की वजह से और कई बार लालच की वजह से। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। लेकिन एक बात तय है, यदि आपने अच्छा फंड लिया है, आपको मार्केट पर भरोसा है, फंड मैनेजर पर भरोसा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। उस उम्मीद के साथ में आपको निवेश करना चाहिए। बहुत परफेक्ट सर। अभी अब मेरे मन में 2 सवाल हैं। एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन कौन से फंड आप सजेस्ट करेंगे, और फिर आखिरी क्वेश्चन होगा SWP अगर किसी को करना हो तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। ये 2016 की बात है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं हमेशा अपने शो में जिक्र कर देता हूँ। तो मैंने एक फंड, विदाउट नेमिंग, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं नाम लेना, तो मैं बता रहा हूँ एक फंड था, बहुत फेमस फंड हाउस का फंड था, जो कि बहुत चैनलों पे जाके बहुत बोस्ट करते हैं उनके प्रमोटर और ये सब लोग। तो वो फंड मैंने, चूंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो मार्केट गिरा था उस दिन बहुत, तो मैंने उसमें पैसे डाल दिए लमसम। उसके बाद वो फंड 2016 से लेकर के 2020 तक बहुत ही खराब प्रदर्शन उसका, मेरे ख्याल में वो बढ़ा ही नहीं था। उसमें कुछ गड़बड़ भी हुआ था, कोई एक स्टॉक बहुत बुरी तरीके से बस्ट हो गया था, 1-2 स्टॉक, तो परफॉर्मेंस उसका बहुत बुरा हो गया। फिर उसके फंड मैनेजर भी छोड़ के चले गए, बहुत कुछ हुआ उसमें। तो मेरे सवाल 2 सवाल थे यार, बेच के निकल जाऊं, कुछ और कर लूं क्या, क्योंकि फंड 4 साल से बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने अपने इस पूरी करियर में 2 चीजें समझी थी कि अगर आपने पैसा लगाया तो आपको लंबे समय रुकना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपने फंड के अंदर जाके उसको थोड़ा स्टडी किया, देखा है, समझा है, तो फिर आप बने रहिए उसमें। मैं उसमें बना रहा। आज की तारीख में वो फंड मेरे लमसम से 150% ऊपर है। यानी अगर मैंने 2 लाख डाला था तो वो इस समय करीब करीब 5, 5.5, 6 लाख रुपए। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमने कहा ना, लॉन्ग टर्म, असली मजा 5-6 साल के बाद ही आता है आपको। और मैं भी घबरा के निकल सकता था कि यार 4 साल से मैं तो इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी का आदमी हूँ, मैं कहीं और डालता तो उससे अच्छा रिटर्न बनता, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं उसको। तो जब आप एवरेज आउट करेंगे वही रिटर्न आपको मिला जो आप किसी इक्विटी में करते हैं या म्यूचुअल फंड में मिलना चाहिए। तो जो आप समझा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बात है कि आप पेशेंस के साथ बने रहिए, डरिए मत। और म्यूचुअल फंड में तो भैया थोड़ा लंबा रखेंगे तभी पैसा बनेगा। तो खैर, अब फटाफट हमें आप ये बताइए कि अब चूंकि आपको ये सब अलाउड है, आप तो सजेस्ट करते हैं, तो कौन सा फंड इस वक्त अगर किसी को अभी शुरू करना है तो वो ले, यानी SIP के तौर पे, या किसी को लमसम डालना है तो वो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी को SWP करना है कि साहब आज मैं डालूंगा, 1 साल बाद मुझे पैसे निकालने शुरू करने, तो क्या करना है? तो पहले तो बताइए कौन कौन से फंड SIP या लमसम के लिए। नीरज जी, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज अपने, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, और ये आप जैसे एक्सपर्ट ही ये बातें कर सकता है, जिसको मतलब एक्सपीरियंस भी हो और नॉलेज भी हो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपने एक्सपीरियंस बताया। मैं इसमें एक चीज बता रहा हूं, आपने कहा कि एक तो जो है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पे पेशेंस रखें,
और दूसरी बात आपने कहा कि आप थोड़ा सा उसकी रिसर्च भी करें कि क्या उसमें है, ठीक है। तो वो उसमें डेफिनेटली अगर अच्छी चीज ली हुई है तो समय के साथ अगर थोड़ी गिरावट भी है तो वापस गिरावट में सुधार आएगा। मैं जो एग्जाम्पल बता रहा था आपको एक फंड का, या चलो हम मार्केट की बात करते हैं, फंड की स्पेसिफिक ना ही बात करें। यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर गिरावट में लिया तो फायदा ज्यादा होगा। देखो आपको याद है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2008 की जनवरी की, जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, लेमन ब्रदर क्रैश, ये बैंकरप्ट हुआ, तो उस टाइम की बात, तो जब सेंसेक्स अगर 21,200 के आसपास था और उसमें हमने गिरावट देखी, तो अगर किसी निवेशक ने वहां पर निवेश किया हुआ है दिसंबर 2007 में, जनवरी 2008 में, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट 2013 में जाके 21,000 पर आया और 2020 में जाकर 42,000 रुपए, सॉरी सेंसेक्स 42,000 पे आया। तो 21,000 का 42,000 होने के लिए अगर हम देखें तो 2008 से लेके 2020 मतलब 12 साल लग गए। अब ऐसे में अगर कोई निवेशक ये कहे मैंने तो दिसंबर 2007 में निवेश किया था और मेरा पैसा डबल होने में मुझे 12 साल लगे, तो ये बात भी सही है। तो इसमें हुआ तो ये डबल, यहां पर भी मतलब पेशेंस था, तो आपका भले ही वो 21,000 से 7,600 पे आया और उसके बाद में वो फिर डबल भी हुआ, तो पेशेंस ने आपका साथ दिया। दूसरी बात, जब गिरावट आई, किसी ने अक्टूबर में इन्वेस्ट कर दिया, जब 7,600 पे सेंसेक्स था, उस गिरावट में किसी ने इन्वेस्ट किया, तो उसका तो जब मार्केट 42,000 पे आया है ना, तो 6 टाइम हो गया। तो मतलब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपने किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आपको नहीं पता मार्केट नीचे आएगा ऊपर आएगा, कर दिया, तो पेशेंस रखिए, ऊपर आएगा आपका फायदा होगा। दूसरी बात, जब गिरावट आई तब कर दिया तो आपका फायदा बहुत ज्यादा होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए दोनों बातों का ध्यान रखना, चीज सही हो, माल बहुत बढ़िया हो जिसमें निवेश कर रहे हो, दूसरी बात समय आपके पास हो, पेशेंस हो, और तीसरी बात यह है कि जब गिरावट हो तो घबराना नहीं है और थोड़ा इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे अच्छी चीज में तो उसका फायदा आपको और ज्यादा हो सकता है। सही कहा ना मैंने, ये एक्सपीरियंस तो मतलब आपको, क्योंकि आप डेली उस टाइम पर पूरा मार्केट में ज्यादा आप देख रहे थे, है ना। इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं एक और छोटा उदाहरण देता हूँ, फिर आप फटाफट आइएगा, समय हो रहा है। एक मेरा दोस्त था, उसने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया केमिकल सेक्टर का, और वो स्टॉक लेके वो 4 साल बैठा रहा, वो स्टॉक हिला ही नहीं। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार इसको बेच बाज, तो 4 साल हो गए नहीं लिख रहा है। बोला नहीं ना, आप एक बार पढ़ो उसको। तो उसके कहने पर मैंने उसकी स्टडी की, तो मैं कन्विंस हो गया। मैंने कहा यार इस बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चल क्यों नहीं रही है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, और तुमने 4 साल अगर पेशेंस रख लिया है तो और रखे रहो। उसने पेशेंस रखा और उसके भाव से वो 10x हो गया सर। 12 साल के अंदर उसका स्टॉक पहले 4 साल नहीं चला, बाकी के 8 साल में 10x। तो अगर 10-15 साल में 10x पैसा हो जाए किसी स्टॉक में तो बुरा नहीं है। तो पेशेंस, चीज अच्छी होनी चाहिए, चीज अच्छी है तो आपको पेशेंस रखो, वो ठीक होगा। सो एनीवे, जो आपका सवाल था इस पे आते हैं हम लोग फिर अभी स्कीम्स पर। पहली बात, यदि आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि मत कीजिए, हाँ उसे पार्ट करके 2-3 टुकड़ों में कर लीजिए। और आपका अगर 2-3 साल का टाइम है, जैसे मैंने कहा, अगर आप मल्टी असेट एलोकेशन फंड जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट एलोकेशन फंड है, इसमें निवेश कर सकते हैं। पर इसमें क्योंकि एज ए मैंडेट इक्विटी एलोकेशन कम से कम 65% यहाँ पर रहता है, तो नजरिया 5 साल या उसके आसपास या उससे थोड़ा अधिक रहेगा तो बेहतर होगा इसमें। अगर उसे थोड़े कम समय के लिए करना है तो ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जहां पर इक्विटी एलोकेशन कम रहता है, जैसे कि व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। पर उसके बाद और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको इक्विटी का रिस्क और कम लेना हो तो फिर ऐसे में आपके पास में एक चॉइस और भी है, असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। तो यहां पर इक्विटी एलोकेशन और भी थोड़ा कम हो सकता है, उसमें निवेश कर सकते हैं। अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, ये फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अब आते हैं एसआईपी पर, क्योंकि लमसम के लिए थोड़ा सा मुझे भी इस वक्त लग रहा है कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो एसआईपी के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, टाइम करना ही नहीं है, जब चाहे शुरुआत कर दीजिए। और एसआईपी के लिए अच्छे फंड्स की बात करूं तो मतलब फिर भी क्योंकि लंबा नजरिया होना चाहिए, कम से कम 5 साल या उससे अधिक का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इस फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड बेहतरीन फंड रहा है पास्ट में और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सके। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इसे आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा नजरिया लंबा है जहां पर स्मॉल कैप भी
आपके पोर्टफोलियो में रहे तो एक फंड कोटक मल्टी कैप फंड, जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही आपको मिलेंगे। ये फंड्स अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा नजरिया आपका और लंबा होना चाहिए। तो इन फंड्स में आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए, बेहतरीन फंड्स हैं। अब आते हैं एसडब्ल्यूपी पर। एसडब्ल्यूपी मतलब कि एसआईपी का उल्टा हो गया। एसआईपी में क्या कर रहे हैं आप? निवेश कर रहे हैं और बड़ा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका मकसद है। अब ऑलरेडी पैसा आपके पास है और आप चाहते हैं कि उसमें से इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया जाए, तो आपने आज लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या पहले से पैसा था उसे भी यहां स्विच कर दें ताकि उसमें से आप विड्रॉ कर सकें, वो एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो वहां के लिए मैं क्या कहूंगा कि ऐसे फंड लें जहां पर रिस्क और रिटर्न दोनों ही बैलेंस्ड हो। तो अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये ऐसा फंड है जहां पर इक्विटी और डेट दोनों देखा जा सकता है, और इक्विटी कितना होगा, डेट कितना होगा, इस कैटेगरी की एक खूबसूरती है, इसकी खूबी है कि फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कब यहां पर किस एसेट में एलोकेशन घटाना बढ़ाना है, और ये पायनियर फंड है इस कैटेगरी का, इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा, साथ ही एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, इस फंड में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। और तीसरा फंड इस कैटेगरी का होगा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। 3 फंड मैंने आपको बताए हैं, आप तीनों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एचडब्ल्यूपी करनी है तो एक ही फंड में पूरा पैसा करके उसी से विड्रॉ करना है। अगर आपके पास में मान लीजिए 25 लाख रुपए हैं, आपने 3 फंड में डिवाइड कर दिया और तीनों में आपने उसमें से पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो कुल मिलाकर तीनों से मिलकर जो पैसा आएगा वो आपका मंथली एक्सपेंस के लिए काम आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो एसआईपी के लिए जोखिम जिनमें थोड़ा ज्यादा है ऐसे फंड लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए जोखिम रहेगा, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होगा, बट वेल्थ क्रिएशन की संभावना बढ़ जाएगी। जहां पर पैसा आपको विड्रॉ करना है, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बैलेंस एडवांटेज फंड्स सजेस्ट किए हैं। तो ये फंड्स मेरे हिसाब से ठीक हैं। तो और समय समय पर पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर कीजिए। आज जो बताया है भविष्य में वही सही होगा ऐसा कहना मुश्किल होता है। तो हर साल में एक बार आपको अपने पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करना चाहिए। तो पंकज जी, एसडब्ल्यूपी जिसको करना है वो लमसम में अभी डाले या उसमें भी एसआईपी करके डाले? देखिए, एसआईपी तो मैं नहीं कहूंगा कि अगर आपको मान लीजिए आपने कहा 1 साल के बाद में पैसा निकालना है मुझे, तो आप एसआईपी करेंगे, फिर 1 साल के बाद निकालेंगे, तो आपको एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली बात, आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, पहले से पैसा इन्वेस्ट करके चल रहे थे अपनी प्लानिंग के लिए, है ना। अब वो समय आ गया है, आप कई साल से कर रहे थे कि रिटायरमेंट होगा मेरा 2025 में, 2026 में, तब मैं पैसा निकालूंगा। तो ऑलरेडी पैसा है, आप स्विच करेंगे और उसमें से फिर आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह है कि चलिए आपके पास पैसा अभी मिला है, रिटायरमेंट अभी हुआ है, जहां लमसम पैसा मिला है, तो मैं कहूंगा कि अगले 1 साल का जो पैसा है वो आप कहीं ऐसे रखिए जहां से आप अगले साल विड्रॉ कर सके। यदि ऐसा भी हो सकता है अगले 1 साल के लिए आप किसी डेट फंड में पैसा पार्क कर दीजिए, उसमें से एसडब्ल्यूपी कर लीजिए। पर बाकी का जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपको अगले 20-30 साल के लिए पैसा विड्रॉ करना है, उसके लिए स्कीम बताई है। तो अगर आपको अभी 50 लाख 1 करोड़ मिला है रिटायरमेंट का, अगले 1 साल का, अगले 2 साल का पैसा हो सकता है आप कम जोखिम वाली स्कीम में रख के वहां से पैसा विड्रॉ करते रहें। तो 1 साल का आपका बंदोबस्त हो जाएगा। उसमें से आपको, मतलब अगर आपको 25,000 रुपया चाहिए हर महीना 1 साल के लिए, तो 3 लाख आपने रख दिया किसी डेट फंड में, हर साल 25,000 निकालते रहे, वो डेट फंड आपका ऑलमोस्ट 0 हो गया। थोड़ा जो बड़ा वही पैसा है, पर जो बाकी पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वहां से अगले 1 साल के बाद में आपने एसडब्ल्यूपी शुरू की, फिर आप वहां से 25 नहीं, थोड़ा पैसा और बढ़ाया और आप वहां से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पैसा लमसम में कर रहे हैं, बस ये एसआईपी तो नहीं करनी है। आपको ऐसा लगे तो ठीक है, अगले 1-2 महीने का टाइम लेकर उसे 4 किस्तों में डिवाइड कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। आप कम जोखिम वाली स्कीम में, हाइब्रिड स्कीम में पैसा पार्क कर रहे हैं और उसको आप इस तरह से किस्तों में करके 1-2-3 महीने में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर डालिए। परफेक्ट। तो अगर आपको 1 साल बाद एसडब्ल्यूपी शुरू करना है तो आप अभी लमसम में करिए और अपनी 1 साल की जरूरत का पैसा किसी डेट फंड में कहीं पर डाल दीजिए, और 6% का रूल रखना है उसमें कि उससे ज्यादा विड्रॉ करना है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, कई बार क्या होता है ना, किसी ने सुना आपने कि भाई पैसा है, हर महीना 1% विड्रॉ करूंगा, 12% तो मुझे बोला हुआ है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म, हमने चाहे सोने की बात की, हमने इक्विटी की बात की, CAGR एक चीज है कि आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखने को मिल जाएगी लॉन्ग टर्म में। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मिलेगी।
तो विड्रॉल जो है आप कम करें, तो सो दैट दो फायदे होंगे उसका। एक तो ये मार्केट कम भी बढ़ेगा तो भी कम से कम आपने जो विड्रॉ कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट शायद उसमें ना निकले, जो ग्रोथ है वही आप निकाल रहे होंगे। दूसरी बात जो है उससे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पैसा बढ़ता भी है, जितना बढ़ रहा है पूरा निकाल लेंगे तो फिर आपका जो कैपिटल है वो तो उतना ही रहेगा। अब समय के साथ क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो आपकी जरूरत बढ़ेगी। अगर इस साल आपको 50,000 रुपए महीने की जरूरत है तो अगले साल हो सकता है 55,000 महीने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपका कैपिटल जितना बड़ा उतना निकाल लिया तो आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद तो आप शायद अफसोस करेंगे कि जितना मैं विड्रॉ कर रहा हूं उससे मेरा खर्चा चल ही नहीं रहा है। तो आपको ये करना है कि आपका कैपिटल बढ़े, विड्रॉ कम करना है तो समय के साथ विड्रॉल का अमाउंट आप बढ़ाते रहेंगे। तो जो आपने बताया कि 6% का रूल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। 0.5% महीने से ज्यादा तो आप बिल्कुल ना निकालें, उतना निकालेंगे तो पैसा लंबे समय तक चल पाएगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है और यही करना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि ओवर द इयर्स, मतलब ये 200 साल का इतिहास कहता है 12-14% से ज्यादा के सीएजीआर किसी एसेट क्लास ने कभी नहीं दिया है। एक्सेप्शनली वो कोई एक टाइम फ्रेम में हो सकता है दे, तो आप 12-14%, 15% चलिए आप बहुत होपफुल है तो 15% का एक रूल बना लिए, दीवार में चारों तरफ चिपका लीजिए कि ये आपका एवरेज रिटर्न है, 100 साल हर साल यही रहेगा सीएजीआर। उसमें से आधे से ज्यादा आपको नहीं निकालना है, ये भी रूल है। तो उससे पैसा ही बढ़ता रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। तो सर ये तो बड़ी काम की दिलचस्प बातें थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आ रहे थे एकदम रिसेंट की म्यूचुअल फंड को लेकर के, एसडब्ल्यू के, बताया ना कुछ हमारे लोग रिटायर हुए तो उनको भी बहुत सारे आइडियाज चाहिए थे कि वो क्या करें कैसे करें। तुमने कहा पंकज जी इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता, वो सारे मन के सवाल आपको उन्होंने समझा दिए हैं कि आपको एसडब्ल्यू कब करना है, लमसम कब करना है, एसआईपी कब करना है और किस में करना है, वो भी आपको यहाँ पे उन्होंने सुझाव दिए हैं। तो पंकज जी बहुत शानदार चर्चा रही, मजा आया और इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे किसी और एक टॉपिक पे स्पेसिफिक होगी। आज तो थोड़ा सा कई सारे विषय हमने इसमें लिए, तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे काफी फायदा होगा। और अगर मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपको मदद चाहिए तो आप पंकज जी से मिल सकते हैं, बहुत ही शानदार इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और बढ़िया फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर मतलब आपके म्यूचुअल फंड के एडवाइजर हैं ये, जो कि सर्टिफाइड हैं। तो आप पंकज जी की भी मदद ले सकते हैं। मैं तो ज्ञान के लिए पंकज जी की मदद हमेशा लेता रहता हूँ, म्यूचुअल फंड में कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ। पंकज सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा है, आपको मजेदार लग रहा है, कुछ जानकारी आपको हासिल हुई है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।